जी, सेक्स लिंक्ड डिसीज़ हो चुकी है कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। अब हम कर रहे हैं ऑटोजोमल डिसीज़। ऑटोजोमल डिसीज़ जो होती है इसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट भी है, इसका एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक हमारे पास ऑटोजोमल रिसेसिव का डायग्राम है यहाँ पर, जिसमें हम सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होती है ये ऑटोजोम्स के ऊपर डोमिनेंट जीन के ऊपर होती है। तो यहाँ पर मैंने सिंबल बना रखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये डोमिनेंट डिसीज़ है तो एक आपको एलील जो होता है वो डोमिनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। या तो दोनों होंगे या फिर एक होगा, लेकिन हमने यहाँ पर एक बनाया है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोजेनीज आई हैं वो इन्हीं जीनोटाइप्स की वजह से आई है। तो डोमिनेंट में ध्यान रखना, चाहे वो हेट्रोजाइगस है चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। जैसे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, मैंने यहाँ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, ऑटोजोमल है तो मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जिसमें रिसेसिव जीन होंगे वो नॉर्मल होगा और जिसके अंदर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, डिसीज्ड यानी कि अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर सिंबल नहीं दिए हुए थे तो यहाँ मैंने प्रोजेनीज के अकॉर्डिंग सिंबल बनाए हैं। क्योंकि ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल का हमने रिसेसिव बनाया क्योंकि रिसेसिव के अंदर कोई डिसीज़ नहीं होती है, हम डोमिनेंट का पढ़ रहे हैं। तो डोमिनेंट के लिए ये जो अफेक्टेड है इट मीन्स ये डिसीज्ड है तो इट मीन्स इसके अंदर एक डोमिनेंट एलील होगा ही होगा। तो इनकी जब हमने क्रॉसिंग कराई, इस तरह से जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं तो जो हमें प्रोजेनीज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इनमें से किसके अंदर चांसेस है डिसीज़ के, चांसेस नहीं कि कौन से अफेक्टेड ऑर्गन प्रोजेनीज हमें मिले हैं, क्योंकि ये रिसेसिव डिसीज़ तो है नहीं। तो ये तो क्या होंगे, नॉर्मल, और ये दोनों क्या होंगे, अफेक्टेड। इनको क्या होगी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डिसीज़ होगी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डिसीज़ जो होती है मसल से रिलेटेड डिसीज़ होती है। इस डिसीज़ में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बट वो रिलैक्स नहीं हो पाती, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन अ वन जीन होता है, वो एक जीन जो होता है वो डोमिनेंट जीन के ऊपर ये डिसीज़ दिखती है। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पर बनाए, इनके अगर हम सिंबल बनाएं तो इस तरह से देखो आप, इनके फर्स्ट जो जनरेशन आई इसमें दो प्रोजेनीज अफेक्टेड है। ये देखो हमारे भी दो प्रोजेनीज यहाँ पर हमने अफेक्टेड दिखाए हैं। आप एक मेल फीमेल बना दें और एक मेल बना दें यहाँ पर, ठीक है। और दो जो आए हैं आपके, दो क्या आए हैं, नॉर्मल। हमारे भी यहाँ पर क्या आए हैं, दो नॉर्मल आए, तो हम यहाँ दो नॉर्मल से दिखा सकते हैं। ओके, तो आप अपने हिसाब से, जैसे ये चार्ट आपका हो गया, समझ में आया आपको। ये डोमिनेंट डिसीज़ है तो जहाँ पर भी डोमिनेंट एलील जाएगा वो अफेक्टेड होगा। अब इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन दिखा रखी है। नेक्स्ट जनरेशन जो पहले वाली जनरेशन है उसकी नॉर्मल के साथ जब हमने कराई, यानी कि स्मॉल ए के साथ कराए तो दोनों ही रिसेसिव हो गए। दोनों रिसेसिव है तो इट मीन्स ये किसी भी प्रोजेनी में शो नहीं होएगी। क्यों, क्योंकि ये तो डोमिनेंट डिसीज़ है, डोमिनेंट एलील किसी के अंदर आया नहीं, तो ये सारे के सारे नॉर्मल होंगे। अगर हम यहाँ पर डिसीज्ड की नॉर्मल के साथ कराएं, सेम यही वाला केस, ठीक है, पेरेंट्स जो पहले थे अब ये, तो इसमें चांसेस हैं हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स के अफेक्ट होने के। तो यहाँ पर आप एक और 4 भी बना सकते हैं, 3 से भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये तो होगी डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसीज जो यहाँ पर डोमिनेंट जीन के ऊपर होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ ऑटोजोमल रिसेसिव, जिसका एग्जाम्पल है ये क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, ये मैंने आपको क्रॉसिंग पहले भी बताई हुई है, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन की कमी से सिकल शेप हो जाती है। ओके, जो हीमोग्लोबिन रिसेसिव टाइप का होगा उसको हम बोलते हैं HbS, और जो नॉर्मल होगा उसको हम बोलते हैं HbA। तो जब हमने HbA की HbA यानी कि हमने क्या सिचुएशन लिए यहाँ पर, हेट्रोजाइगस, क्योंकि हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसीज़ है तो मैंने यहाँ पर हीमोग्लोबिन से बताया है। तो ये दोनों ही क्या है, यहाँ पर कैरियर है, ठीक है, कैरियर मेल और कैरियर फीमेल है। तो जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई तो हमें क्या मिले, HbS, और यहाँ से HbS और HbS। अगर हम इनको इनके पेडिग्री चार्ट के अंदर देखें इस तरह से,
ये देखो, जो कैरियर होते हैं वो खुद सिम्टम्स डिसीज़ के शो नहीं करते हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन में वो डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं, वो जीन्स अगली जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको क्रॉसिंग दिखाई थी, तो क्रॉसिंग में आपको पता चला हमारे पास एक नॉर्मल प्रोजेनी मिले हैं, 2 कैरियर मिले हैं हमें, और एक हमें मिला है अफेक्टेड, ठीक है, एक हमें मिला है अफेक्टेड। तो इन्हीं को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसा कि यहाँ बताया था आपको, कैरियर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे किसी भी डिसीज़ को, लेकिन हाँ उनसे आगे होने वाली जो प्रोजेनीज़ हैं उनमें ये शो हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने 5 प्रोजेनीज़ दिखा रखे हैं, हमने यहाँ पर 4 दिखाए हैं। तो 4 में से हमारा एक प्रोजेनी अफेक्टेड है, तो इसमें अगर 5 दिखाए गए हैं तो 5 में से 2 अफेक्टेड है, तो आप एक भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रोजेनीज आई है फर्स्ट जनरेशन की, उनमें से जो ये हमारे पास कैरियर है, हम इसको क्यों कैरियर मान रहे हैं, क्योंकि अगर ये नॉर्मल होता तो इसके प्रोजेनीज में सारे नॉर्मल होते, है ना। इसीलिए अगर एक अफेक्टेड आया, इट मीन्स इट कैरी रिसेसिव जीन, इट मीन्स इसके अंदर ये जो जीनोटाइप होगा इसका HBA HBS होगा ज़रूर, क्योंकि वो HBS जो है वो फिर आगे पास ऑन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव का, ठीक है। आप इसको स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों कैरियर हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रही थी A और S लिया है, ऐसे ही आप इसको कैपिटल ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर स्मॉल ए जहाँ भी आएगा ये क्या कहलाएगा, ये होगा हमारा अफेक्टेड प्रोजेनी, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो HBA HBS से रिप्रेजेंट कर लें, चाहे आप जिस तरह से मैंने आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखाया था आप उस तरीके से कर लें। ये डोमिनेंट का था, जहाँ पर भी A जाएगा, जहाँ पर भी A दिखेगा वो अफेक्टेड होंगे, और रिसेसिव में जहाँ पर स्मॉल a जाएगा वो अफेक्टेड प्रोजेनीज होंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट जो डिसीज़ है हमारे पास वो है फिनाइलकीटोन्यूरिया। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में मैंने पीछे बताया था, सिंगल जीन शो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, कैसे वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो इस डिसीज़ के अंदर क्या होता है, ये डिसीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ होती है। इसके अंदर जो एक एंजाइम होता है वो लैक कर जाता है बॉडी के अंदर, उस एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होती। कौन सा एंजाइम होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो फिनाइल एलानिन जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। बट जिनको ये डिसीज़ होती है उनके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये एंजाइम बनाने वाला जीन जो होता है वो लैक कर जाता है, जिस वजह से ये एंजाइम नहीं बनता। और ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टायरोसिन में, तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फिनाइल एलानाइन इकट्ठा होता चला जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर। ये फिनाइल पायरुविक एसिड बहुत ही टॉक्सिक होता है, ये ब्रेन के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा, जिससे क्या रिजल्ट आएगा, मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगी, ब्रेन काम नहीं करेगा, स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी, हेयर रिडक्शन हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे। जैसे जिन भी पर्सन को फिनाइलकीटोन्यूरिया डिसीज़ होती है उनके ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल कैसे है कि एक जीन है जो ये बनाता है एंजाइम, अगर ये जीन लैक कर जाता है तो ये कितने मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आपको नज़र आते हैं। तो एक जीन से कैसे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हमको नज़र आएंगे, तो ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। लास्ट जो डिसीज़ है डेट इज़ थैलेसीमिया। इट इज़ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़, ऑटोसोम्स पर होती है, और ये ट्रांसमिट हो जाती है ऑफस्प्रिंग्स में जब दोनों ही पार्टनर्स अनअफेक्टेड कैरियर होंगे, यानी कि हेट्रोजाइगस सिचुएशन के अंदर होंगे, तभी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है म्यूटेशन या फिर डिलीशन। तो म्यूटेशन से क्या होगा, जैसे ही किसी जीन के अंदर म्यूटेशन आएगी तो
लेस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी हीमोग्लोबिन जैसे 2 चेन से बना होता है, अल्फ़ा ग्लोबिन बीटा ग्लोबिन। तो किसी भी ग्लोबिन चेन के अंदर अगर सिंथेसिस कम हो जाती है ग्लोबिन चेन की, जिस वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है और जिससे फिर एनीमिया हो जाता है। तो इस तरह की जो डिसीज़ है वो होती है थैलेसीमिया, जिसमें वन ऑफ द ग्लोबिन चेन इज़ अफेक्टेड ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन। अब थैलेसीमिया जो होता है अकॉर्डिंग टू ग्लोबिन चेन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फ़ा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होती है हीमोग्लोबिन की तो अल्फ़ा थैलेसीमिया बोलते हैं। अगर बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होती है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। ठीक है, जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होती है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन कौन से हैं? जो हीमोग्लोबिन चेन के ऊपर होते हैं, हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन A2। ये प्रेजेंट होते हैं दोनों ही पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर 16 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा थैलेसीमिया के लिए। और बीटा ग्लोबिन चेन जिसमें अफेक्टेड होती है बीटा थैलेसीमिया, इसको कंट्रोल करता है एक ही जीन, सिंगल जीन, दैट इज़ हीमोग्लोबिन B। ओके, ये प्रेजेंट होता है दोनों ही पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो ध्यान रखना जो थैलेसीमिया है वो आपकी क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है, और जो आपने पीछे सिकल सेल पढ़ा है वो क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का क्या मतलब हुआ? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्वांटिटेटिव है। और क्वालिटेटिव में क्या है? जो सिकल सेल एनीमिया थे उसमें पूरी ग्लोबिन चेन का जो फंक्शन था, आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है और वो चेंज हो जाता है वैलिन के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये ग्लोबिन चेन जो थी उसका पूरा का पूरा फंक्शन बदल जाएगा, क्योंकि उसकी 6th पोजीशन पे अमीनो एसिड चेंज हो गया। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, और जो थैलेसीमिया इट इज़ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपकी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स फिनिश हो जाती है।